के इस विशाल कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लखीमपुर खीरी जिले के तमाम भाइयों और बहनों, आपके लगन, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी श्रद्धा, आपके लगाव, यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे नेताओं के प्रति आपका प्रेम, तो मैं जितना भी धन्यवाद दूं, जितना भी साधुवाद दूं, वो कम है। आप सुबह से आकर के इतनी चिलचिलाती गर्मी में इतनी देर तक हजारों हजार की संख्या में देख रहा था कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक मैं आते हुए देख रहा था कि भीड़ है, आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित आपने अभी अपने प्रिय नेता का भाषण सुना। ऐसे हम सबके परम आदरणीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री अजय कुमार मिश्र जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री और हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य माननीय अनूप गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ विधायक रोमी साहनी जी, माननीय श्री विनोद अवस्थी जी, श्री योगेश वर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित श्रीमती मंजू त्यागी जी, अमन गिरी जी, जुगुल किशोर जी, अमित गुप्ता जी, केवी गुप्ता जी, रिंकू शुक्ला जी, बद्री प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती कीर्ति महेश्वरी जी, पवन गुप्ता जी, बीना राज जी, वीरेंद्र शुक्ला जी, विनीत मनार जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी, श्री विनोद मिश्र जी, विश्वनाथ सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री सुनील सिंह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई श्री अरविंद सिंह जी। आप सबने अभी हमारे केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और आप सबके लाडीले नेता माननीय अजय कुमार मिश्र टेनी जी को आपने सुना, लेकिन वो बड़े उदार है। मुझे तो लगा कि विपक्षियों के प्रति वो काफी उदारता से अपनी बात तो कहे, लेकिन बड़े उदार दिखे, कहे कि नजर लगाने वाला टीका है, जैसा काला टीका लगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत माता की जो सफेद निर्मल चादर है हमारे इतिहास की, हमारे लोकतंत्र की, उसके ऊपर ये लोग काले धब्बे हैं। जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने 75-70 साल तक इस देश में शासन किया है, भाइयों बहनों, वो सिर्फ उनको नजर का टीका कहने से काम नहीं चलेगा। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भारत माता की सफेद चादर पे जैसे तंबू है, ऐसी सफेद चादर अगर हो और उसपे काला धब्बा लगा दिया जाए, तो इसी प्रकार ये पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली हमारी विपक्षी पार्टियां हो, इन सब ने हमारा, आपका, भारत माता का जितना नुकसान किया है उतना तो हमारे पड़ोसी विदेशी जो हम जिनसे हम रोज लड़ाई लड़ते हैं उन्होंने भी हमारा नुकसान नहीं किया है, क्योंकि उनकी ताकत नहीं थी कि वो नुकसान कर सके। लेकिन ये लोग अंदर बैठ करके, अंदर हमारे देश की शासन की कुर्सियों में बैठ करके जो इन्होंने देश का नुकसान किया है, भाइयों बहनों, उसको आंकना, उसका मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल। आपके सामने आने वाले दिनों में ये लोग आएंगे। जब ये लोग आएंगे तब ये पूछिएगा जरूर कुछ सवाल जो माननीय टेनी जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया। उनसे एक मोटा पहला सवाल तो यही पूछना चाहिए कि भाई ये काम, इतना सारा काम आपने नरेंद्र मोदी के लिए क्यों बाकी रखा था? 2014 तक बाकी क्यों था भाई? 1947 से लेकर के 2014 तक आपने 70 साल आप लोगों ने शासन किया इस देश में, इतना सारा काम क्यों बाकी था इस देश में? ये पहला सवाल आपको पूछना चाहिए। वैसे ही उन्हीं के चले चपाटे जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया, ऐसी जो 2 पार्टियां जिन्होंने यहाँ भी 25-30 साल शासन किया है, उनसे भी यही सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप लोग दोनों पार्टियां मिलकर के, दोनों खानदान मिलकर के 3-3, 4-4 बार इस राज्य में आपने शासन किया है, ये समस्याएं क्यों बाकी है भाई?
आपको क्यों नहीं उस समय दिखी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज जो समस्याएं दिखती हैं, 2014 से जो दिखना शुरू हुई है, वो समस्याएं आपको 70 साल में 65 साल में आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दी? ये सवाल भाइयों बहनों आपकी जेब में आज ही आप लोग उतार करके जाइए, और जब भी ये लोग दिखाई दे तब आप लोग इसे सवाल पूछा करिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो माननीय टेनी जी बोल रहे थे, जो देश की दुर्दशा थी, और सबसे बड़ी बात की जो हमारी सेना का मनोबल गिरा था, लोगों का मनोबल गिरा था, हमारे प्रोफेशनल्स का मनोबल गिरा था। आए दिन रोज कोई स्कैंडल होता था, घोटाले होते थे। इस प्रकार पूरा जनमानस जो है, पूरा भारत की जो छवि पूरे दुनिया में बन रही थी, वो घोटाले वाले देश की छवि बन रही थी 2014 में। आज 9 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए। वही विभाग है, वही महकमे है, वही अमलदार है, वही अधिकारी है, वही कोयला है, वही स्टील है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपए के किसी घोटाले की खबर आपने 9 साल में भाइयों बहनों नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में नहीं सुनी होगी। इतना ही नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने या तो काम किया है भूतकाल में या अभी वर्तमान में कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उन सरकारों का भी आप लेखा जोखा देख सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का अनुशासन ऐसा है, हमारे पार्टी के नेताओं का चरित्र ऐसा है कि एक भी घोटाला, एक भी स्कैंडल जो है आप खुद दिया बत्ती लेकर के आप खोजने निकलेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने वही बातें कही हैं, लेकिन मैं दूसरी तरह से वो बात कहना चाहूंगा कि अपने देश की आप सोचिए कि आप यहाँ बैठे हुए लोग, कोई 60 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, बहुत सारे लोग युवा भी है। युवा से लेकर के अधेड़ और बुजुर्ग व्यक्ति की आयु 35-25 साल से लेकर 60 साल तक आपकी उम्र हुई होगी। उसमें आपको जो गांव से आने वाले व्यक्ति को, एक नगर से आने वाले व्यक्ति को, जो भी ऐतिहासिक समस्याएं इस देश में थी, जो हमें आपको रोज पेश आती थी, वो क्या थी आप जरा सोच करके देखिए कि आप सुबह सो करके उठते थे तो क्या चीज ऐसी आपके दिमाग में होती थी कि भाई आज का दिन हमारा कैसा बीतेगा, क्या चिंता आपको सताती थी? चिंता नंबर एक ये हुआ करती थी कि हमारा आज खाने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए हमारे घर में राशन है कि नहीं। सामान्य आदमी की, गरीब आदमी की, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की सबसे पहली चिंता, जिस घर में महिला हो, बच्चे हो, गृहिणी हो, उसकी सबसे पहले चिंता होती थी कि हमारे परिवार के लोग आज क्या खाना खाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारे देश की एक ऐतिहासिक समस्या थी। बताइए, आप सब हाथ ऊंचा करके बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को पिछले कई वर्षों से इतनी कठिन परिस्थितियों में राशन दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। ये एक हमारे देश की ऐतिहासिक समस्या है। अन्न जो है, अन्न लाखों टन अन्न जो है गोदामों में सड़ जाता था, रेलवे स्टेशनों में सड़ जाता था, लेकिन आप और हमारे बीच रहने वाले गरीब व्यक्ति के पेट भरने के काम में राशन नहीं आता था। व्यापारियों को और ठेकेदारों को और अधिकारियों की तिजोरियां भरने के काम आता था। उस अन्न का भंडार अगर किसी ने खोला है इस देश में गरीबों के लिए और इस ऐतिहासिक समस्या से हमेशा के लिए देश के गरीबों को निजात दिलाई है, तो वो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी ऐतिहासिक समस्या जो माननीय मंत्री जी ने भी बात कही, पीने का पानी जो है वो एक सामान्य बहुत ही आवश्यक चीज है, लेकिन वो भी अमीरी की निशानी बन गई थी। अगर घर में नल का जल आता था तो उस घर को बड़ा अमीर माना जाता था कि अरे ये तो बहुत बाबू साहब है, तो लाट साहब। आज करोड़ों घरों में जिनके, ये भी एक ऐतिहासिक समस्या थी, करोड़ों लोग, लगभग 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधानमंत्री आवास दिया। उनके सर पे छत नहीं थी। पानी और बिजली की बात तो छोड़ दीजिए, उन घरों में शौचालय की बात तो बहुत बात की बात है। ठंडी हो, गर्मी हो, खुले में आसमान में वो लोग सोते थे, यहाँ फुटपाथों में सोते हुए आपको मिलते थे। ऐसे करोड़ों लोगों के छत के सर पे छत देने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप हाथ उठा के बताइए। किया है। और वो मकान भी कैसे? खाली चार दीवार बना करके नहीं, जो पहले नाम करने के लिए कुछ मकान दे दिए जाते थे। वो मकान ऐसे मकान कि जिसमें नल से टपकने वाला पानी आवे, जिसमें शौचालय हो, जिसमें बिजली आवे, जिसका सड़क से भी कनेक्शन हो, जिसमें सड़क के भी आवागमन की सुविधा हो, ऐसे मकान। और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि भाई देखिए, खाली मकान दे करके एक औपचारिकता पूरी करना, एक जिम्मेदारी का एक एहसास कर लेना, वो पर्याप्त नहीं है। हमें मकान ऐसे देने हैं जिसमें गरीब आदमी अपने पूरे परिवार के साथ अपना पूरा जीवन जो है यापन कर सके। ऐसे मकान बना करके हमको देने, पूरी एक पीढ़ी तक उसको मकान की चिंता न करनी पड़े। बताइए, ये भी एक ऐतिहासिक समस्या देश की थी या नहीं थी? तीसरी बात मैं कहूंगा, यही लखीमपुर खीरी आपका एक नगर पालिका है। नगर पालिका क्षेत्र में कितनी गंदगी हुआ करती थी। आप कुछ साल पहले की बातें अगर देखिए, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री है, माननीय मंत्री जी दिल्ली में अच्छे बंगले में रहते हैं, इनको तो ईश्वर की कृपा से, आपकी कृपा से ऐसा स्थान मिला है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014-15 में गरीबी में रहने वाले लोगों को, गलियों कूचों में रहने वाले लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या शुरुआत किया? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया। स्वयं देश के प्रधानमंत्री खुद जो है गलियों में झाड़ू लेकर के, मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ भाइयों बहनों, कि स्वयं देश का प्रधानमंत्री लंबा झाड़ू पकड़ करके और घंटों ऐसी गलियों में उन्होंने खुद सफाई की है। एक दृष्टांत पेश करने के लिए उन्होंने सफाई में खुद का योगदान दिया। तब जा करके आज हमारा लखीमपुर हो, चाहे खीरी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, आजमगढ़ हो, ये जो है आज हमारे नगर जो है, ये उनकी देन है, उनका आह्वान है पूरे देश को। आज वही कारण है कि हम आप जो है अपने हाथ में कुछ हमारे केला खा करके इधर उधर हम फेंकने में जो है कतराते हैं, फेंकने में हम डरते हैं कि कोई देख रहा होगा, कोई टोक देगा। ये भाइयों बहनों, ये हमारे देश में ऐतिहासिक परिवर्तन है। चौथी बात आपको बताओ, माननीय मंत्री जी सेना के निर्यात की बात कर रहे थे, आयात की बात कर रहे थे। बहुत बड़ी समस्या थी अपने देश में, आप मानोगे नहीं, उसको मैं थोड़ा और विस्तार से कहना चाहूंगा। आप मानोगे नहीं, हमारे सेना के जवानों को जब माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा कि भाई सेना में मैंने सुना है कि काफी कुछ विदेश से आता है, तो ये हुआ कि हाँ साहब आता है, तो अच्छा ठीक है, वो आप उसकी लिस्ट जरा मंगाइए। लिस्ट मंगाई गई, तो लिस्ट में 2 तरह के सामान थे। एक तो बड़े सामान की बात मैं बाद में करूंगा, मतलब तोप है, टैंक है, हवाई जहाज है, फाइटर जेट है, ये सब तो बड़े सामान है। मान लिया कि ठीक है, अभी हमारा देश उसमें बनाने के लिए तैयार नहीं है, चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा। लेकिन जब नीचे हम लोग आए उस लिस्ट को देखते देखते, तो आप विश्वास नहीं करोगे भाइयों बहनों, सैनिकों के पहनने की जो वर्दी होती है, सैनिकों के पहनने का जो जूता होता है, सैनिक जो अपने जूते के साथ जो मोजा पहनते हैं, वो भी विदेशों से मंगाया जाता था। क्योंकि उसमें कमीशन मिलता था विदेश से मंगाने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये सब तो हमारे अपने देश में बन सकता है। ये हमारे लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, हमारी जो आगरा में और बहराइच में और गोंडा में जो फैक्ट्रियां हैं, क्या ये जूता और मोजा नहीं बना सकती है? और ये कहा गया बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल सब बन सकता है। लेकिन तो मुझे क्यों मंगाया जाता है विदेश से? ये हुआ कि इसमें खाली कमीशन खोरी है और कोई कारण नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये लोग देश के ऊपर काले धब्बे थे, खाली नजर के टीके नहीं थे। और आप मानोगे नहीं कि उन हजारों सामानों में से 300-400 सामानों का तो हम लोगों ने एक सप्ताह में ही कह दिया कि अब इसको सैनिक का सामान नहीं माना जाएगा, इसको ओपन सामान माना जाएगा और इसको जो चाहे इसको पैदा करे। सेना अपना स्पेसिफिकेशन देगी, जरूरतें बताएगी, उस हिसाब से जूता मोजा बन जाएगा, वर्दी बन जाएगी। आप मानोगे नहीं भाइयों बहनों, अभी मैं कुछ दिनों पहले आगरा गया था
आगरा का मैं प्रभारी मंत्री हूँ और वहाँ जूता चमड़े का कारोबार काफी होता है, तो वहाँ के कई व्यापारी हमारा धन्यवाद करने के लिए आए कि भाई साहब हम लोग आपका धन्यवाद करने इसलिए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हुए माननीय मोदी जी की सहायता करते हुए उनके सहायक के रूप में आपने हम लोगों की बहुत बड़ी मदद की है। हमने कहा क्या किया है, तो बताया कि जो जूता विदेशों से आता था वो जूता अब हम आगरा में बना करके अपनी सेना को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी वही नहीं रुके छोटे सामान पे, उन्होंने कहा भाई छोटा सामान तो हो गया, पटरी पे मामला गाड़ी आ गई है, अब बड़े सामान का क्या, अब जहाजों का क्या, टैंकों का क्या, फाइटरों का क्या। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जहां वही विदेशी कंपनियां हमको फाइटर जेट विदेश से देती हैं, लाखों करोड़ों रुपए का हमारा पूंजी हमारी ले जाती है, उन्हीं विदेशी कंपनियों को हम लोग बाध्य करेंगे कि आ करके हमारे बुंदेलखंड में अगर तुम अपना फाइटर जेट बनाओगे तभी तुम्हारा फाइटर जेट हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ये हमारी ताकत है भाई, हमारी इतनी शक्ति है, हमारी लाखों करोड़ों रुपए की हमारी मार्केट है, हमारा परचेजिंग पावर है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है कि हम जिसको चाहे उसको मजबूर कर सकते हैं कि तुम भारत में आकर के बनाओगे तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और वही हुआ आपके अपने बुंदेलखंड में, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, आप सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, आज भारत का दूसरा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में तो स्वरूप ले रहा है और उसमें सैकड़ों ऐसी विदेशी कंपनियां जो हमको सेना का सामान, आर्मी का हो चाहे एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो, सामान हमको देती थी, उनको हम लोग जबरदस्ती करके कि अब आप भारत की धरती पे, हमारे बुंदेलखंड की धरती पे आकर के बनाओ, तब जाकर के हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे, और वो मजबूर होकर के आकर के अपनी फैक्ट्रियां लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये परिवर्तन है, ये ऐतिहासिक परिवर्तन। कोरोना के समय आपने देखा होगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई 2020 में, उस समय जो कोरोना में एकदम आवश्यक चीजें जो मानी जाती थी, ऐसे 8-10 आइटम, मैं 2-3 आइटम की बात करूंगा मैं, मुंह पे लगाने वाला जो मास्क होता था, आप मानोगे नहीं कि उस समय देश में अपने मुंह पे लगाने वाला मास्क उत्पादन करने की कोई क्षमता नहीं थी, कोई किसी को ढंग नहीं थी। उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो डॉक्टरों के लिए जो पीपी किट, जो पूरा शरीर ढक जाए उनका, जिससे कोरोना से वो असरग्रस्त न हो जाए, ऐसा पीपी किट सोचा ही नहीं था किसी ने कि बना ले। उससे आगे बढ़िए, वेंटिलेटर की बात तो किसी ने और भी कल्पना सपने में भी नहीं सोचा था कि वेंटिलेटर भी भारत में बन सकता है। बड़ा चिंता का विषय था। करोड़ों अपने देश की जनता को कैसे सुरक्षा किया जाए, ये और अपने प्रधानमंत्री जी का कमाल देखिए कि उसी भारत को, इतने बड़े देश को, जहां एक पाई एक खटाक ये सब सामान नहीं बनते थे, आप ये जो हाथ साफ करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए जो लिक्विड आप निकालते हैं बोतल से, मोटर दबा करके करते हैं और वो लिक्विड निकलता है, वो जो पंप होता है दबाने का, वो पंप, मैं चूंकि उस विभाग का सचिव उसी समय बन गया था, मुझे मालूम है, तो पंप भी अपने देश में विदेशों से मंगाया जाता है, जो बोतल के ऊपर लगता है। ये दुर्दशा थी। ये हमारे, मैं काला धब्बा क्यों कह रहा था इन लोगों को कि 70 साल में इन लोगों ने अपने परिवार का भला करने के सिवाय, अपनी तिजोरियां भरने के सिवाय, अपनी जात बिरादरी का भला करने के सिवाय देश की और देश की जनता की उन्होंने जरा भी रत्ती मात्र भी उन्होंने चिंता नहीं किया भाइयों। जब कोरोना आया और ये कोरोना की जो वास्तविकता अपने सामने मुंह बाकर खड़ी हो गई कि साहब ये तो कैसे हम बताएंगे जनता को, तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का, आपको याद होगा उन्हीं दिनों में प्राचीर, लोकसभा के लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे, हम स्वयं ये चीजें पैदा करेंगे, हम किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे, हम कहीं से इंपोर्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और देखते देखते जो है इसी देश में, इसी भारत में, जिस भारत का शासन अन्य पार्टियों ने
60-70 साल चलाया था, उसी भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए तमाम सामग्री जो है 6 महीने के अंदर अपने 130-40 करोड़ लोगों के लिए तो बनाया ही, और 6 महीने के अंदर हम उन सारे सामानों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। आप सबको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में बनी हुई जब वो दवाई खाते थे, आप सबने उस समय मीडिया में पढ़ा होगा, मीडिया में बड़ा चर्चा का विषय बना था कि हमारे देश में बना हुआ एंटीबायोटिक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं अमेरिका में उपयोग के लिए मंगाई थी और अपने खुद के उपयोग में उन्होंने लिया। इतना ही नहीं, बात जब उससे भी आगे बढ़ी तो हमारा देश एक ऐसा देश था कि जिसने करोड़ों लोगों के लिए स्वयं ही वैक्सीन बनाया, जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे, और उस वैक्सीन में से अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए विदेशों में, कई देशों में हमारे देश में बनी हुई, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो है पूरे दुनिया में जो है वो छा गई। तो ये होता है नेतृत्व, ये होता है लोकप्रिय जननेता का, एक लोकप्रिय जननायक का, जनता के लिए जो शासन होता है, जनता का शासन होता है, वो शासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी देश को उसी अमलदारों के मार्फत उसी व्यवस्था में करके दिखाया है। माननीय मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बचाया है, नहीं तो हमारी हालत भी वही होती। सच पूछिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी हालत भी वही होती जो आज पाकिस्तान की हालत हुई। दाने दाने के लिए एक एक पाकिस्तानी, एक एक नागरिक वहां का तड़प रहा है, खाने के लाले पड़े हुए, पता नहीं। वही जो मैं कह रहा था कि जो अपने देश में चिंता का विषय था कि क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे वाला सवाल आज हर पाकिस्तानी को, हर नागरिक को पाकिस्तान के सता रहा है भाइयों में। और अपने देश में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको भी ये चिंता आज सताती नहीं है। उसके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, लाखों रुपए का अगर खर्च होने की परिस्थिति आ जाए, तो भी आयुष्मान भारत नाम की माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, उसके चलते उसको वो भी चिंता नहीं होती है कि हमारी दवा कहाँ होगी, कैसे होगी, हम कहाँ क्या बेचेंगे तो हमारे बेटे की दवा होगी, क्या हम वो कमाएंगे तो हमारे पति की और हमारी पत्नी की हमारे मेडिकल चिकित्सा होगी। ये सवाल भी हमारे देशवासियों को नहीं सता रहा है, जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को एक एक व्यक्ति को सता रहा है। हमारा देश आज आम आदमी की मूलभूत जरूरतें, मैंने जैसे बताया, खाने का राशन, रहने के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी, सड़क, ये सब, स्वास्थ्य की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, सस्ते में दवाई मिले, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जद्दोजहद की है। यहाँ जो स्थापित हित थे दवाई के सेक्टर में, वो एकदम चलने नहीं दे रहे थे। नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी की जिद थी कि आयुष्मान भारत जैसी योजना आई और दवाओं के मामले में आज पूरे भारत में कोई भी नागरिक बहुत सस्ते में असली दवाई, सही दवाई ले सकता है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निश्चिंत कर दिया है। चाहे यात्रा के लिए सड़क हो, पूरा अभी मैं आते हुए देख रहा था कितना विशाल ब्रिज आपके ही माननीय मंत्री जी, माननीय तैनी जी के प्रयासों से बन रहा है। तो ये हर जगह हो रहा है। लखीमपुर खीरी में आप क्योंकि यहाँ के हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह हो रहा है। आज हमारी लखनऊ से यहाँ आना हो पहले के जमाने में तो मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाता था, क्योंकि इतनी दूरी हमने अपने इलाके में भी देखा हुआ है। मैं प्रयाग में पढ़ता था, आजमगढ़ मऊ जाना होता था, 125-30 किलोमीटर की दूरी, पूरा दिन लग जाता था। अब जो है कब गए और उसी दिन वापस आ गए मालूम भी नहीं पड़ता है। ये परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। तो वो मूलभूत जरूरतें थी, उसमें से हमको आपको निश्चिंत कर दिया। इतना ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों की मैं बात करूं भाइयों बहनों, आज हमारा देश, हमने ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और वैसे भी कई देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। देश की जो आबरू बढ़ी है विदेशों में, जो हमारे नौजवान विदेशों में जाते हैं, पढ़ाई करने जाए, नौकरी करने जाए, उनकी जो तौहीन हुआ करती थी, आज उनका मस्तक ऊंचा है। आज जो है हर आदमी उनको अपने सर आंखों पे बैठाने के लिए तैयार। इतना ही नहीं, नौजवानों के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में जो अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रिएट किए हैं, जो माननीय अवसर पैदा करने की जो उन्होंने पहल की है,
वो अद्वितीय है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस देश के नौजवानों को स्टार्टअप नाम की कोई व्यवस्था देने की कोई जरूरत है। अरे भाई, नौजवान अगर प्रयोग नहीं करेगा, 10 प्रयोग में से 6 प्रयोग 7 प्रयोग फेल हो जाते हैं, अगर उसको हम ये व्यवस्था नहीं देंगे, अगर उसका घर कुर्की हो जाएगा वो लोन लेने से, तो कैसे काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मुद्रा लोन की व्यवस्था की, और उस मुद्रा लोन में आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक तो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागजात के लोन मिलता है। दूसरी बात आपको सुन के आश्चर्य होगा और सुखद आश्चर्य होगा कि मुद्रा लोन लेने वाले ज्यादा लोग जो है वो महिलाएं हैं। महिलाएं अपना कारोबार करने के लिए स्वनिधि नाम की एक योजना चलाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें ठेले और लारी गल्ले, रेहड़ी पटरी वाले, जो हमारे छोटे दुकानदार थे, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, उन लोगों को 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक बिना किसी शर्त के, बिना किसी कागज के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गारंटर के हम लोग लोन दे देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो भविष्य के लिए उन्होंने खड़ी की है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूसरी सबसे बड़ी देन। तीसरी बात, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में जो आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत का अपने ऊपर जो आत्मविश्वास बढ़ा है, अभी माननीय मंत्री जी जो बता रहे थे, आज हम विश्व की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरे। इतना ही नहीं, कोरोना आया, सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गई, अभी भी बहुत से लोग उसमें से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन भारत कोरोना में से भी निकल करके, कपड़ा झाड़ करके एकदम से खड़ा हो गया है। आज फिर से हम बड़े देशों में सबसे तेज गति से विकसित करने वाले, आर्थिक प्रगति करने वाली हम अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। फिर से क्या हम वही सिलसिला चालू रहा है हमारा, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की गति में कोई असर ही नहीं पड़ने दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इस प्रकार भाइयों बहनों, देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। हम सबका भाग्य, हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे एक नेता के नेतृत्व में हम सब जी रहे हैं, समय काल में हम सब जी रहे हैं। आपको हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके हाथों को मजबूत करें, और उनका हाथ तब मजबूत होता है जब लोकसभा की एक एक सीट हम भारतीय जनता पार्टी को जिता करके, उनके कार्यकर्ताओं को, माननीय मंत्री जी जैसे हमारे नेताओं को जिता करके जब हम भेजते हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत होता है, मजबूत सरकार बनती है, उसके इरादे मजबूत होते हैं, और जब इरादे मजबूत होते हैं, जब जनता उनके साथ होती है, तब इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय हो पाते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का निर्णय हो, चाहे बाकी सब निर्णय, संसद बनाने का निर्णय। बाकी लोग तो कमेंट बाजी करना, खाली आजकल एक सोशल मीडिया आ गया है, ये और भी आसान हो गया है कमेंट बाजी करना। घर में एसी में बैठ करके और एक लिख दिया, दो लाइन का, 3 लाइन का कमेंट हो गया, मोदी जी की आलोचना कर दिया, बस अपना काम उस दिन का पूरा हो गया। ये लोग न मेहनत करना जानते हैं, न मेहनत करवाना जानते हैं। माननीय मोदी जी मेहनत करना भी जानते हैं, और माननीय मंत्री जी और हमारे जैसे लोगों से मेहनत करवाना भी जानते हैं। तो ऐसे नेता का हाथ हम सब मिलकर के मजबूत बनावे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत बनावे, और उसी प्रकार जो परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में चलाई सुशासन की, वही परंपरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी के शासन में अपने प्रदेश में भी चल रही है। जो काम पिछले 25-30 सालों में नहीं हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मात्र 6 साल में भाइयों बहनों हुआ है। मैं 2-3 उदाहरण खाली आपको दे दूं। मुझे ऐसा बताया गया, चूंकि मेरा वो विभाग है, तो मैंने एक बार फाइलें खोलते खोलते मैंने एक दिन पूछा कि भाई इस समय जो है प्रधानमंत्री आवास तो हम लोग बड़ी तेजी से बना रहे हैं, 18 लाख के आसपास हम लोग मकान बना चुके हैं। अच्छा ये बताओ कि 2017 के पहले कितना बना था? मैंने एक स्वाभाविक सा सवाल किया, तो मुझे बताया गया कि साहब पहली बात तो ये कि उस समय किसी को पड़ी नहीं थी, और भारत सरकार के बहुत आग्रह करने पर यहाँ राज्य सरकार ने एक लिस्ट भेजी, जिसमें खाली 17,000 लोगों का मकान का लिस्ट भेजी गई। हो सकता है वो उनके जात बिरादरी के रिश्तेदार लोगों का अपना लिस्ट बना करके खाली 17,000 की लिस्ट भेजी गई। भारत सरकार ने कहा कि भाई ये कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है और खाली 17,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता हो। फिर जब देखा गया, जब माननीय योगी जी आए हैं,
17,000 का भाइयों बहनों 17 लाख हो चुका है। 17 लाख मकान, 17-18 लाख मकान जो है ऑलरेडी दिए जा चुके। वैसे ही बिजली, माननीय मंत्री जी बिजलीकरण की बात कर रहे थे। 18,000 गांव का जिनकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसमें गांव तो एक होता है लेकिन उसके मजरे कई होते हैं। ऐसे लगभग 1.25 लाख गांव के मजरे थे जो 2017 तक विद्युत विहीन थे, बिजलीकरण से विहीन थे। बिजली वहां नामो निशान नहीं था, वहां नहीं पहुंची थी। ऐसे लगभग 1.25 लाख मजरों का विद्युतीकरण पिछले कुछ सालों में माननीय योगी जी की सरकार में हम लोगों ने किया है और कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप और हम बहुत अच्छे हाथों में है। इन हाथों को पकड़े रहना है हमें। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय टहनी जी, ऐसे नेताओं के नेतृत्व में, माननीय विधायकगण जो यहाँ उपस्थित है उनके नेतृत्व में अपना विश्वास बनाए रखना है। देश प्रगति की राह पे, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रगति की राह पे चला। हमारे आम आदमी की आवश्यकताएं संतुष्ट हो गई है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ भगवान का कॉरिडोर हो, चाहे गंगा की सफाई हो, हमारी जो चीजें जो माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि ये लोग तो उसको दरकिनार कर दिए थे, उसको हीन भावना से देखते जा रहे, ये क्या चीज, ये कोई देखने की चीज है। मथुरा वृंदावन हो, एक ईंट नहीं रखी गई थी पिछले 50-60 सालों में। उन ऐसे जगहों का जीर्णोद्धार हो रहा है, भव्य और दिव्य बनाए जा रहे हैं। आज अभी इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ, इस समय बनारस में G20 का पूरा एक वैश्विक डेलीगेशन आया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से, और वो लोग बनारस को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। मैं भी 3-4 दिन पहले जाकर के वहाँ की व्यवस्थाएं कुछ जो कमियां थी करके आया हूँ। पूरा दुनिया के लोग आकर के चकित है, चाहे वो आगरा आए हो तब, लखनऊ आए हो तब, और आज जब बनारस आए हो तब चकित होकर के जा रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश है, ऐसा बनारस है, ऐसा आगरा है। यही हमारा आगरा, यही हमारा बनारस, यही हमारा मथुरा वृंदावन जो है। विदेशी तो छोड़िए, आप जब जाते थे तो आपको हमको भी शर्म आती थी कि चलिए देखिए इतना भगवान का इतना वैश्विक धाम है और इसकी ऐसी लचक व्यवस्था है। इन सब बातों को करते हुए देश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें आपको नेतृत्व दिया है वो स्तुति योग्य है, पूजा योग्य है। इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे साथ उनके हाथों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से हम बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।